हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आप सभी को भारी डिमांड पर हिंदी व्याकरण की क्लास आप सबके लिए शुरू कर दिया गया है। कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम जो है बिहार सिविल कोड का नज़दीक आ गया है, तो आप यहाँ से लाभ उठा सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की बात हम करते हैं, तो हिंदी व्याकरण की बातें जो है वो आपकी भाषा से शुरुआत होती है। भाषा जो आपकी एक शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है भाष्य या बोली। भाषा की सार्थक इकाई जो है उसे हम वाक्य कहते हैं। भाषा संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है भाष्य या बोली। वाक्य एक किसी कोई सेंटेंस होती है जिसे आप पूरा बोलते हैं, राम आम खाता है, ये आपका वाक्य हो गया। और वाक्य से छोटा होते हैं उसे हम बोलते हैं उपवाक्य। और जो चीज़ें उपवाक्य से छोटा होते हैं उसे हम पदबंध कहते हैं। उससे छोटा होते हैं उसे हम पद या शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे राम, तो राम एक कंप्लीट शब्द है, और उसमें आपका र है और म है, वो आपकी क्या हो गई, अक्षर हो गई। अक्षर से भी छोटा होता है, इसे हम वर्ण या ध्वनि कहेंगे। अब यही चैप्टर स्टार्ट होगा आपको भाई वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले हम समझने वाले यह हैं कि सर वर्ण या ध्वनि में क्या अंतर है। अगर कोई चीज़ को हम लिख देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं, और वही चीज़ को हम अगर हम बोल देंगे तो उसे हम ध्वनि कहेंगे। अब वर्ण या ध्वनि की सिंपल मतलब क्या, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण सबसे छोटा हुआ। वर्ण या ध्वनि जो आप पढ़े हैं वो सबसे छोटा हुआ है, बहुत छोटा है, इससे भी छोटा नहीं हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ण उसे कहते हैं जो काफ़ी छोटा है, एकदम छोटा है, और जिसको हम और नहीं छोटा कर सकते हैं। तो वर्ण का सिंपल परिभाषा है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। यह इतना ज़्यादा छोटा है कि इससे और अब छोटा नहीं कर सकते हैं, इसी को हम वर्ण बोलेंगे। और वर्णों के समूह अगर किया जाए, वर्णों के बहुत सारा समूह हो जाए, तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। बोलो किसको समूह को दोस्तों, तो वर्णों के समूह को बोला कर साथ साथ में वर्णमाला। अब आपको लग रहा होगा सर ये वर्ण है क्या, किसे कहेंगे वर्ण। तो वर्ण भैया जो भी आप ककहरा पढ़ते हैं ना, क ख से लेके ज्ञ तक, अ आ ई आपका अन अ तक, वही तो आपका वर्ण हुआ, वही आपका वर्ण है। तो आपका वर्णों के समूह को, किसके समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाएगा। तो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं कि वर्णों के समूह यानी वर्णमाला क्या होते हैं। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपकी स्वरवर्ण, इससे पहले आपका वर्ण है। तो वर्ण में दो आपकी कंडीशन आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर पूछेगा आपका वर्ण, उच्चारण के हिसाब से कितने प्रकार का वर्ण होते हैं, उच्चारण के हिसाब से। फिर आपसे पूछेगा लेखन के हिसाब से, और फिर आपसे पूछेगा मूल वर्ण की संख्या। दोस्तों मूल वर्णों की संख्या जो होती है वो आपकी 45 होती है, और 45 में वो हम री को अगर शामिल कर देते हैं तो आपका 46 हो जाएगा उच्चारण के हिसाब से। और अगर लेखन के पूछा जाए तो लेखन में पूरे के पूरे 52 होते हैं। कितने होते हैं आपका, 52 होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी था कि उच्चारण में आपका 45 और लेखन में आपका 52 वाला चीज़ें आपकी हम समझाए थे। उच्चारण में आपका 45 होते हैं, और इसमें री जोड़ लेंगे तो और ऐसे मूल में आपका 45 और री जोड़ेंगे तो आपका उच्चारण में आ जाएगा, और आपके लेखन में आपका 52 आ जाएंगे। तो ये आपका वर्ण की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्ण की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले वर्ण का सिंपल परिभाषा है कि जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत छोटा होते हैं, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है स्वर वर्ण जो कि आपका यहाँ पे है, और एक का नाम है आपका व्यंजन वर्ण जो कि आपके यहाँ पे है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब समझना है दोस्तों कि सर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते किसको हम। स्वर वर्ण उसे कहा जाएगा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। अब स्वर वर्ण होते कौन है, जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, छोटी वाली ई हो गए, बड़ी वाली इसको बड़ी वाली बोलेंगे, ऊ बोलेंगे छोटू, ये आपका बड़ू, ये आपका ए हो जाएंगे, ये आपका ए हो जाएंगे, ये आपका ओ हो जाएंगे, ये आपका औ हो जाएंगे, फिर आपका ये अन है, और ये आपका अ है। यही अपन स्वर वर्ण है। अब इसका स्वर वर्ण का मेन काम जो होता है यहाँ मात्रा का होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इनकी मात्रा इधर आ होता है, छोटी की मात्रा इधर से, बड़ी की मात्रा उधर से, छोटू को इधर से, बड़ू को उधर से। ए में एगो ऊपर, ए में आपका दो गो ऊपर, ओ में एगो ऊपर एगो नीचे, औ में आपका दो गो ऊपर एगो नीचे, अन में ऐसे होते हैं, और अ आपका इस टाइप से होते हैं।
तो यही आपका कौन वर्ण हो गए? स्वर वर्ण हो गए। अब स्वर वर्ण जो है उच्चारण में पूछा जाएगा आपसे, मूल में पूछा जाएगा आपसे, लेखन में तो कंप्लीट अगर गिनते हैं, इसमें एक और आता है री, यहाँ जो लिखते हैं भाई री आता है, तो कंप्लीट आपका 13 होते हैं और यही आपका लेखन के आधार पर है। मूल में कहा जाए तो 10 आते हैं और उच्चारण में कहा जाए तो आपका 11 आते हैं। मूल और उच्चारण में बस इतना ही अंतर है कि इसमें री को शामिल कर देते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है सर? तो स्वर वर्ण हम उसको कहते हैं जो एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना फुलफिल खुद करता है, वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बोलो कौन अवस्था भाई? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसको किसी से कोई लेन देन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, स्वर वर्ण कहलाएगा। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण की सिंपल सी परिभाषा है कि जो स्वतंत्र वर्ण की अवस्था में या स्वतंत्र वर्ण के पदों में व्यक्त होता है, यानी जो आपका स्वतंत्र वर्ण के पदों में क्या हो? व्यक्त हो। स्वतंत्र नहीं, माफ करिएगा, स्वर वर्ण के पदों में, जो आपका स्वर वर्ण के पदों में, स्वर वर्ण के पदों में व्यक्त होती है। पदों में क्या होता है दोस्तों? व्यक्त होती है। तो स्वर वर्ण के पदों में जो व्यक्त होंगे उसी को हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण। दोस्तों कोई भी ऐसा व्यंजन वर्ण नहीं है जिसको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता ना पड़ता हो। सबको उच्चारण करने के लिए हम स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे मैंने एक सिंपल सा उदाहरण लिखा है यहाँ पे क, तो क जो आप बोल रहे हैं, बोलिए क, बोलिए आप लोग कोशिश करिए क, तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, यानी कि इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है? तो अ स्वर छुपा हुआ है सब। और जब इससे हम अ स्वर को निकाल लेते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है, अर्थात आधा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? आधा हो जाती है सर। यानी हम जैसे बोले की, तो की में आपको क्या निकला हुआ है? बड़ा ई की मात्रा है। अगर हम बड़ा ई की मात्रा निकाल लिए तो बेचारे बच जाएगा क में हलंत। यानी स्वर तो आधा होता है, कोई भी अक्षर का, ख ग झ आप कुछ भी निकाल लीजिए, वही मामला है। अब भाई साहब स्वर वर्ण कह रहा है हमरा कोई मतलब नहीं है, पर व्यंजन वर्ण कह रहा है ना रे भाई तुम नहीं आओगे तो हम कैसे रहेंगे? तो भाई स्वर वर्ण का ना हम ना जाएंगे, ना खड़ा करेगा, जब नहीं करेंगे। अरे बकलोलिया ना जगह कैसे गड़बड़ा जाएगा? अब मान लो ये बकलोलिया है और ये बकलोलवा है। स्वर वर्ण क्या है? बकलोलिया। अब व्यंजन वर्ण क्या है? बकलोलवा। तो बकलोलवा कह रहा है कि ये बकलोलिया तोरा बिना हमार जिंदगी अधूरा हो जितो, तोरा बिना हमार जिंदगी जो है एकदम बर्बाद हो जितो, नष्ट हो जितो। तो आपका कौन कर रहा है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन बड़ा प्यार से कहता है स्वर वर्ण से कि तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, तेरा बिना दुनिया वीरान लगो स्वर रे, गोरी रे ना स्वर रे, यानी किसके बिना? तो स्वर वर्ण के बिना केकर दुनिया वीरान लगेगा जी? व्यंजन वर्ण का। तो अब तो समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण तब पूरा होगा जब कौन वर्ण आएगा? स्वर वर्ण आएगा। क्लियर? दोनों का परिभाषा क्लियर है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है ह्रस्व स्वर और एक का नाम है दीर्घ स्वर और एक का नाम है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या जो होते हैं वो आपका 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4। किनकी संख्या? ह्रस्व स्वर की संख्या। कौन कौन सर? तो छोटा वाला अ, छोटी वाली ई, छोटू वालू ऊ और एक होते हैं री। क्या होते हैं? री होते हैं। तो अ ई उ री। तो छोटका, छोटका मतलब छोटका अ, छोटकी मतलब छोटकी ई, छोटकू मतलब छोटका ऊ और बोलना है री। तो छोटका, छोटकी, छोटकू, री। सब लोग बोलिए साथ, छोटका, छोटकी, छोटकू, री। ये आपका कौन सा हो गया? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब ये हुआ जिसको उच्चारण करने में थोड़ी सी कम समय लगती है। और बोलिए आ तो टाइम लग लो ना ज्यादा, और आ बोले में टाइम तो लग लो ज्यादा। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है और इसकी संख्या होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब जो जो वहां बचा हुआ है सबको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, बड़ी वाली है बड़कू ऊ। अब 3 हो गया। अब ऐसे बोलो ए बोलो आप लोग ए और दुगुआ बोलो ओ।
मुझे बोलना ओ, अब बोलिए ओ, ओ, ओ। तो ये आपका कितना हो गया? 7। बड़का बड़की बड़कू, बड़का बड़की बड़कू, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। कौन स्वर भाई? दीर्घ स्वर। और एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कुछ संख्या नहीं होते हैं, प्लुत चिन्ह होता है। बोलो क्या होता है दोस्तों? प्लुत चिन्ह, जो इस टाइप से होते हैं, ऐसे एस टाइप के रहेंगे, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो गीत लिखने वाला गीतकार करेगा, गीतकार लोग करते हैं। नाटक लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो क्या लिखने दोस्तों? नाटक लिखने में, इत्यादि तमाम चीजों का प्रयोग होते हैं आपका कौन स्वर में? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर नहीं, एक चिन्ह होते हैं नाटक वगैरह। जैसे कि आप किसी को बुला रहे हैं घर में, तो बोलते हैं राधा। अगर राधा को बुला रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राधा गे। तो उसको ऐसे आराम से लिखे रा, और ऐसे लिखा रहेगा आपको कोई संस्कृत किताब में राधा, मतलब रा के बाद आपको थोड़ा सा रेघिया टानना है। क्या करना है? रेघिया टानना। पहले के ब्यास आते थे तो आराम से मैक लग ले, और बाद रेघिया कोच टानते। अब के ब्यास आवेगा ना, कहा हो भाई तनी मोनिटर को नीचे करा, ऐसे कर नोटिंग करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा आपको। तो हमें यहाँ से कौन कौन बात समझ में आ गया? स्वर वर्ण की बात समझ में आई। स्वर वर्ण 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और अपन प्लुत स्वर। चल आगे बढ़ा भाई। अब हम क्या समझते हैं? इनके बारे में कुछ और समझते हैं। सबसे पहले बात यह है कि इनके बारे में कुछ और समझने से पहले यहाँ पे समझते हैं जीव के आधार पर स्वर वर्ण की बंटवारा। ये स्वर वर्ण का ही है। स्वर वर्ण किसके आधार पर दोस्तों? जीव के आधार पर हम स्वर वर्ण की बंटवारा कर सकते हैं। सबसे पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर उसे कहते हैं वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में जीव का अगला हिस्सा उठे। अगला हिस्सा मतलब अगला हिस्सा लुबुर लुबुर करे, उठे मतलब, उसे हम बोलते हैं अग्र स्वर। बोलिए ई, लग रहा ना कि अगला हिस्सा उठ रहा है, तो बोलो ई है आपका, छोटी ई और बड़ी दोनों। फिर बोलो ए, बोलो ए, बोलो भाई री। तो आपका कौन सा उठ रहा है? अगला हिस्सा उठ रहा है, तो भैया अग्र स्वर हो गया। जीभ का उच्चारण करने में अगला हिस्सा उठे। अगला है मध्य स्वर। मध्य स्वर उसे कहते हैं जो जीभ का उच्चारण करने में बीचे वाला, चलिए उच्चारण करने में जीभ का बिचला हिस्सा उठे। जीभ का बिचला हिस्सा ऐसे लपर लपर करेगा, तो उसे बोलेंगे मध्य स्वर। ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ मतलब जीभ में तो एक ही बार हमें करता अ। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि अ जो है वो आपका कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। कौन भाई मेरे? अ कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। अब आइए पक्ष स्वर। उच्चारण करने में, जिस स्वर का उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला हिस्सा उठे, पीछे वाला, उसे हम बोलते हैं पक्ष स्वर। बोलिए ऊ, बोलिए ऊ। तो लग रहा कि अंदर से आवाज निकल रहा है, दम निकल रहा है, हचाक से, तो ऊ हो गया। ऊ, ऊ, ओ, औ, औ। ऐसे स्वर ये आपका कौन स्वर कहलाएंगे? पक्ष स्वर कहलाएंगे। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा वर्ड दोस्तों? पक्ष स्वर। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आगे की बात करते हैं। अब है होठ के आधार पर। होठ यानी ओष्ठ है ना, ओष्ठ के आधार पर। ओठ, ओठ, ओठ समझते हैं ये वाला, इसमें लिपस्टिक ऊपर लगता है। बड़ी पहले वो भोजपुरी में गाना भी था, होठ लाली से रोटी बोर के, पता ना क्या खाया जाता है। चलिए समझते हैं। आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। कौन कौन दोस्तों? आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी उसे कहेंगे वैसा स्वर जिसको उच्चारण करने में इधर ठोरवा जाए ना, ठोरवा वो एकदम छितरा जाए, छितरा मतलब एकदम लांब हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी स्वर। बोलिए ई। आप बोलिए, बोल के देखिए। आप लोग वीडियो पॉज करिए, बोलिए ई। पूरा आपका ठोरवा हैंड होना का, देखिए मोबाइल वाला फ्लैश वाश है, फ्लैश वाश नहीं कैमरा वाश है। तो आपका आवृत्तमुखी ई। फिर बोलिए ई, ई, री, फैला जा रहा है ए। तो इसमें क्या हो रहा था कि जीभ जो आपका है वो फैल जा रहा था, ई। अब वृत्तमुखी स्वर समझते हैं। वैसा स्वर जिसको उच्चारण करने में जो जीभ है ना, जीभ नहीं सॉरी माफ करिएगा, होठ है वो पूरा गोल हो जाता है। होठ कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो जब होठ गोल हो जाए, एकदम गोल गोल हो जाए, तो उसे बोलेंगे वृत्त। वृत्त में सर्किल, गोल। बोले ऊ, गोल हो लो तो हो गोल होत, तो बोले ऊ,
दोनों हो जाएगा। बोले ओ हो गया, औ। ये सब आपकी कौन स्वर हो जाएंगे? आपका वृत्तमुखी, जिसका उच्चारण करने में मुख क्या हो जाए? गोल हो जाता है। तो दोस्तों ये आपकी स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन वर्ण की परिभाषा तो शुरुआत में क्लियर करवा दी है कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, स्वर वर्ण की पदों में व्यक्त होती है, उसी हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण परंपरागत के हिसाब से इनकी संख्या 33 होते हैं, उच्चारण के हिसाब से संख्या 35 होते हैं, और लेखन के हिसाब से संख्या जो होता है 39 होता है। किसका? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण यहाँ कई भागों में बटा हुआ। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। बोलो कौन व्यंजन बोलेंगे? वर्गीय व्यंजन बोलेंगे। स्पर्श व्यंजन को हम क्या बोलेंगे? वर्गीय व्यंजन। और इनकी संख्या जो होते हैं वो आपका 25 होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों? 25। क ख ग घ, अड़ा नहीं बोलना है, अंगा होता है। क ख ग घ अंगा। बहुत लोग अड़ा बोल देता, अड़ा नहीं, अंगा होगा। वो भोजपुरी में गाना भी आया था, क ख ग घ अंगा गे बनेले भिख मंगा गे। तो वहीं याद रखना, क ख ग घ अंगा। सीखिए कुछ भोजपुरी से। फिर आपका च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। तो आपकी इसको हम बोलते हैं, ए वाला को, क वर्ग। तो क वर्ग में 5 हो गया, क ख ग घ। इसको हम बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलेंगे? च वर्ग। इस च वर्ग पूरा यहाँ च छ ज झ ञ, इसको हम बोलते हैं ट वर्ग। कौन वर्ग? आपका ट वर्ग बोलते हैं। और एक तो अपन त वर्ग तो लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं आपका, यहाँ नीचे लिख देते हैं आपका, यहाँ लिख देते हैं त थ द ध और न। तो इसको हम बोलेंगे त वर्ग। क्या बोलेंगे? त वर्ग बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे प वर्ग। प वर्ग ये आपका हो गया। तो ये पूरे परिवार हो गया, क का, च का, ट का, त का, प का आपका। तो 5 तो बच्चे एक में देख रहे, 1 2 3 4 5। तो एक में 5 गो है, तो 5 गो है, तो 25 25, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गीय, वर्ग में है। अब यहाँ से एक टर्म और समझना है, ये जो क वर्ग, क है, च है, ट है, त है, प है, इसे बोला जाता है प्रथम वर्ण। क्या बोलेंगे? प्रथम वर्ण बोलेंगे। ये जो आपका ख है, छ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं दूसरा वर्ण। सही है। इसको बोलते हैं तीसरा वर्ण। कौन वर्ण दोस्तों? तीसरा वर्ण। इसको बोलते हैं चौथा वर्ण। इसको बोलते हैं पंचमाक्षर बोलते हैं, या इसी को अनुस्वार कहा जाता है। पूरे पाछू का पंचमाक्षर या अनुस्वार। सही है। तो ये आपका पंचमाक्षर या अनुस्वार हो गया। तो ये आपका स्पर्श व्यंजन संख्या कितना हो गया? 25। अब जीवन समान गुजरा होगा, आप बच्चा सबको पढ़ाते होंगे, तो क ख दिए सही, सीख गया, तो च स दीजिए। फिर ट तो ऐसी जब प फ सीख जाता है ना, तो बड़े खुश रहता है। क्या अब य र ल व लेबो, और य र ल व 4 गो रहे पहले याद हो जाता है, वो बोलते बोलते य र ल व। तो प फ के बाद क्या होता है? य र ल व होते, और य र ल व को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या होता है 4, य र लिख दे यहाँ पे, र ल और व। कितनी संख्या होगी इसका? 4 हो गया आपका। य है, र है, ल है, व है, और इसे हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो छोटुआ कैसी 4 गो याद रहेगा, फिर 4 गो पड़ेगा उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होते हैं आपका यहाँ पे। तालबी स, मूर्धनी स, डंटी स, और आपका ह। बोलो कौन कौन? तालबी स, मूर्धनी स, डंटी स और अपन ह। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, और इनकी भी संख्या होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब पढ़िए रलवा, तो य र ल व, तालब स, मूर्धनी स, डंटी स, ह। अब ह के बाद क्या आएगा? छ। तो छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और श्रवण कुमार वाला हो गया भैया श्रव। क्लियर हो गया? तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है सर? तो द्विगुण व्यंजन को हम उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? उक्षिप्त व्यंजन। किसको भाई साहब? तो सर द्विगुण व्यंजन को क्या बोलेंगे भाई? उक्षिप्त व्यंजन कहा जाएगा द्विगुण व्यंजन को। तो द्विगुण व्यंजन को कहा जाता है उक्षिप्त व्यंजन, और इनकी संख्या जो होते हैं वो आपका 2 होते हैं। अभी क्या है सर?
अगर ड और ढ, देखो यहाँ पे है ड और ढ सिंपल है तो वह स्पर्श व्यंजन, और ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगा हुआ है, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इसी को अड़ कहते हैं लोग। तो ड और ढ के नीचे अगर बिंदु लगा हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। कितनी संख्या आपका? 2। कौन कौन? ड और ढ के नीचे आपका बिंदी लगा हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो व्यंजन वर्ण की वर्गीकरण था वो आपको आसानी से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि सर उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाएगा। तो क ख के पूरा परिवार को हम क वर्ग कहे थे, च छ के पूरा परिवार को पाँचों का च छ ज झ यहाँ को च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो सर क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से। तो ऐसे याद रखना, क से क वर्ग और क से कंठ। बोलो बाबू, क से क वर्ग और क से कंठ होता है। च, तो च याद रखना, च च च च चम्मच, चम्मच याद रहेगा। और जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी चम्मच से हम लोग को दूध पिलाती थी और कहते अगर तलुआ देना दूध, तलुआ 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 लग जीते का। तो आपका याद रखना है च वर्ग तालु या तालब, क्या? तालब। ट वर्ग तो ट ठ ड, और ड से लगेगा डर, और जब भी थोड़ा डर लगता तो दुनिया मुड़िया धुन, तो कभी डर लग लो तो डर मतलब मुड़िया धुन मतलब मूर्धन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धन। अब त थ त वर्ग, तो बोलिए त थ द, द हो गया द, और इसी में है न और इसी में त, तो कुछ होगा आपका दंत। तो त वर्ग का उच्चारण कहाँ से बोलते हैं? दंत से। देखो ध्यान से, त है, थ है, द है, ध है, न है और त है। तो निकाल लो, द निकाल लो, न निकाल लो, त लिख लो। दंत हो गया कि नहीं हो गया? एक ट्रिक है आपका, हो गया। तो ये चीज आपका यहाँ से समझ में आ गया कि दंत हो गया आपका। क्या भाई? दंत। अब बोलो प वर्ग, बोलो कहो जी प। तो सुनो ध्यान से, प फ ब भ म। अब सुन ध्यान से, प से होता तोरा प्यार, अब फ से जिमी तू फसमी तब न तोरा प्यार होता बाबू। अब ब से हो में आपका बर्बाद, अब भ से तोरा भर पेट होता कूट आदमी, अब म से जिमी मर। ये सब केकरा खातिर? प्यार करे खातिर। तो लुलु लुलु मतलब होठवे से तो होता है खेला। तो याद रखना, होठ से, केरा से, ओष्ठ से, प वर्ग का उच्चारण। अब इधर तो समझ, इधर कुछ और यहाँ पे। अब कंठ से क वर्ग के अलावा भी हम बोल सकते हैं। जैसे कंठ से हम अ बोलेंगे, अ का उच्चारण होता है कंठ से होता है, और आ और ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से। तो याद कैसे रहेगा दोस्तों? समझिए ध्यान से। बोलना अ, बोलिए कुहर के अ, अब बोलिए आ, क्या बोलना? आ, बोलिए ह, और फिर विसर्ग। तो फीलिंग आ रहा है अ आ मतलब ह भी आ रहा है अ आ, और विसर्ग तो ह ही नहीं देता है, तो आपका कंठ से। अब बचा किससे? आपका तालब, मतलब च वर्ग जिससे उच्चारण करते थे ना, उससे कुछ और उच्चारण करते हैं। तो तालब, तो क्या ट्रिक बताया था कि चम्मच है, और चम्मच से आपको क्या? दूध पिला रहे हैं, चम्मच से दूध पिला रहे हैं। तो जब चम्मच से हम दूध पिला रहे हैं तो बोलेंगे तालब, तो तालब दूध पिलाएंगे चम्मच से, तब च वर्ग और तालब। और जब बुतरुआ पियावेंगे दूध बउआ का, छोटुआ का, तो छोटू काने का नाम ना पीवो, तो बोलो ई करेगा, ई करेगा। आप लोग एकदम आप जानवर करते हैं, बच्चा डेवलप हो गया, आप सब तरीकों से बोलता है इंग्लिश में, बोलता है ई यस मॉम। क्या बोलेगा? ई यस। तो यहाँ लिखे याद रखें, ई यस मतलब य और ये वाला स। क्लियर है? अब मूर्धन हम कहे थे, तो मूर्धन में हम क्या बोले थे कि मुड़िया ढूंढेंगे, ट ठ ड ढ में हम मुड़िया ढूंढेंगे ना। तो ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन से, और मुड़िया खूब ढूंढिए। मान लीजिए एक बार ढूंढने कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 बार मुड़िया ढूंढिएगा तो क्या लगता है यार कुछ हो गलो, यार झरावे लेके चल झरावे। तो झरावे केरा पड़ जाते हैं ऋषि के पास, तो बोलो री र स कंप्लीट हो गया। अब आइए, त वर्ग का उच्चारण हम कहाँ से किए थे? दंत से। किसका? त वर्ग का उच्चारण। तो त वर्ग का उच्चारण जो है वो हम दंत से किए थे। तो बोलते हैं दत्त, बोलते हैं ना जनरल भाषा में दत्त साला, क्यों देखते कहते दत्त साला। याद रखो, द त दंत और स ल, तो दंत स ल, तो स और ल। तो दंत से उच्चारण त वर्ग के अलावा हम स और ल को करते हैं। अगला है होठ, बोलो को जी बोलते हैं होठ। अब होठ की कहानी बताइए कि थी कि प वर्ग का उच्चारण होठ से, तो प में खेला होवे करता है, तो बोलना होठ और होठ। तो कहते केरा खातिर पिड़ेले उरे,
तो प से प्यार, फ से फसल, भ से बर्बाद, भ से भरपेट, म से मर गए, क्या खातिर मर ले देखें रहेगी लड़की तो बताइए ना, ओकरा खातिर ओकरा ऊ, तो बोलो कोची ऊ, यानी होठ से हम ऊ और ऊ का उच्चारण भी कर सकते हैं। एक तो प वर्ग को करते हैं और ऊ से कुछ और बच गया, ओ और औ का उच्चारण जो हम कंठोष्ठ, याद रखना क्या, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ए और ऐ का उच्चारण जो है कंठ तालव्य से करते हैं, कंठ तालव्य से, और बच्चा ओ व और व का उच्चारण करते हैं दंतोष्ठ से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ये वाला सारी बातें, ये सारी बात अब समझ में आ गई, उच्चारण का स्थान समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं व्यंजन वर्ण को घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्पर्श व्यंजन लिखने का प्रयास करते हैं। कौन में दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपका हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपका ये पूरा लाइन लिखे ना, उसे हम बोलते हैं प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। तो ये आपका पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये आपका पांचवा वर्ण। तो ये आपका 5 वर्ण हो गया, पहला, दूसरा, इधर लिखते हैं तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा। तो इसी का बात है, अघोष और घोष या संघोष। घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांट दिया, या पूरे वर्ण का 2 भागों में बांट दिया। अघोष में क्या क्या आता है, तो पहला और दूसरा। पहला मतलब क, च, ट, त, प, दूसरा मतलब ख, छ, ठ, थ, फ, है ना। तो ये आपका, और तीनों स्व आएगा, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंडी स्व। इसी को हम लोग अघोष बोलते हैं। जब घोष या संघोष की बात करें तो तीसरा आएगा, पहला दूसरा वहीं गया, तो तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी ग, ये पूरा लाइन हो गया, ए पूरा लाइन हो जाएगा और ए पूरा लाइन हो जाएगा, और य, र, ल आएगा। इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं, 4 को य, र, ल, और आपका ह आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, घोष या संघोष। आप जोड़ लीजिए 5 गो, 5, 10, 15, 5, 20, यहाँ 20 को आएंगे, और वहाँ पे आपका 10 और 3, 13 आएंगे। तो ये आपका घोषत्व के आधार पर समझ में आ गया। अगला है अल्प प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का प्रकार। तो प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो 2 भागों में है। एक का नाम है अल्प प्राण और दूसरा का नाम है महाप्राण। अल्प प्राण में भैया ऐसे याद रखना है, अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, हवा से निकले ना कम समय लगे वायु का उच्चारण करने में, वायु, हाँ, मुंह का वायु, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। और ट्रिक इसको याद रखना, अ से अल्प और अ से आपका अल्टरनेट, अ से अल्प और अ से अल्टरनेट और अ से अंतस्थ। अल्प, अल्टरनेट, अंतस्थ, काम चल जाएगा। अल्टरनेट कहने का मतलब एक यहाँ शुरू किए एक वर्ण, तो दूसरा छोड़िए तीसरा वर्ण, तो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा, एक छोड़ छोड़ के हम बढ़ रहे हैं ना। और अंतस्थ व्यंजन, कौन व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। और एक आपका आएगा अनुस्वार, तो अनुस्वार, और जितना भी स्वर वर्ण होते हैं ये सब आएंगे किसमें, आपका अल्प प्राण में। स्वर वर्ण आ जाएंगे अल्प, स्वर वर्ण को अब अनुस्वार हो ही गया, विसर्ग वहाँ है, तो 11 को स्वर वर्ण बचेंगे, अ, आई मतलब अन और अ को छोड़कर। अगला है महाप्राण। महाप्राण में आपका दूसरा वर्ण आएगा और चौथा वर्ण आएगा, और साथ ही साथ उसमें व्यंजन आएगा। तो उसमें कितने संख्या होता है, 4। कौन कौन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स, और पिछले स्लाइड में हम पढ़ाए ना भाई उसमें व्यंजन, और इसमें आता है विसर्ग। तो ये सब कहाँ आएंगे, आपका महाप्राण में। परिभाषा ये है कि जिसका उच्चारण करने में थोड़ी सी समय ज़्यादा लगे, अल्प प्राण के। ट्रिक क्या हो गया, अ से अल्प, अ से अल्टरनेट, अ से अंतस्थ। तो 1, 3, 5 मतलब एक पूरा यहाँ से यहाँ, 3 यहाँ से यहाँ, 5 यहाँ से यहाँ। अनुस्वार, अंतस्थ, और अंतस्थ अल्टरनेट समझ में आ गया आपका कि 1 आपका, 3 आपका, 5 आपका हो जाएगा, मतलब एक वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा। अंतस्थ में 4 गो आता है, कौन कौन, य, र, ल, व। स्वर वर्ण 11 होगा क्योंकि भैया अनुस्वार यहाँ, विसर्ग यहाँ गया। तो महाप्राण भी समझ में आ गया, 2 और 4 रहेगा, उसमें रहेगा और विसर्ग रहेगा। तो सो गाइज ये जो आपका कंप्लीट हो गया ना,
वो आपका वर्णमाला या वर्ण टॉपिक जो है हिंदी का एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।